हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग 14 जेपीएससी का जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जा रहा है कैपिटल सिविल सर्विसेज के द्वारा, उसका डिस्कशन होगा। तो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस ओनली 50 क्वेश्चंस, राइट। तो इफ देयर इज एनी डाउट और कुछ भी इशू होगी तो प्लीज जहां पे भी वीडियो पोस्टेड होगा, इफ द वीडियो इज गेटिंग पोस्टेड ऑन यूट्यूब, तो आप लोग प्लीज जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, राइट। सो we'll start with discussion, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वुड्रो विल्सन, है ना, वुड्रो विल्सन का एक ऐसे था, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंट क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि वुड्रो विल्सन कौन थे। ही वाज अ स्कॉलर एंड ही वाज आल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। ही वाज द 28th प्रेसिडेंट एंड he wrote एक ऐसे, उस ऐसे का नाम क्या था? The Study of Administration, ठीक है। 1887 में जो ऐसे लिखा था, उस ऐसे का नाम था The Study of Administration, right? And he due to this essay, ये जो ऐसे था, इसके चलते इन्हें कहा जाता था कि that he was the father of public administration, right? और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दो फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। पॉलिटिक्स क्या होगा? पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉलिसी मेकिंग, है ना। पॉलिसी मेकिंग, मान लो फॉर एग्जांपल अगर वुमेन के लिए पॉलिसी बनाना है, ठीक है, तो पॉलिटिशियंस सिर्फ ये बोलेंगे कि दैट वी वांट टू डू दिस फॉर द वुमेन, कि भैया इनके सेफ्टी के लिए वी विल गोइंग टू डू समथिंग, तो उसके लिए ये लॉ बनाना है। तो नाउ एडमिनिस्ट्रेशन विल बिकम एक्टिव और वो फिर क्या करेंगे? उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। जो भी पॉलिसी होगा फॉर द सेफ्टी, वो एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। क्लियर? तो आंसर होगा इसका डी, इट सेपरेटेड द पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ इसमें दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा? तो देखो, ये जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वुड्रो विल्सन ने नहीं दिया था, ठीक है। किन्होंने दिया था? वो एक्सक्यूज में, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें आप स्टडी करोगे और कंपेयर करोगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो इनका कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो दिया गया था फ्रेड रिग्स के द्वारा, फ्रेड रिग्स, ठीक है। क्यों किसी एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन बेटर है कि क्यों दूसरे का बेटर नहीं है, ठीक है। तो इसी का स्टडी करता है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी इंडिया में वर्क करती है, कैसे यूएसए में काम करती है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी का काम करते हैं, ठीक है। क्लियर? और आपको ये समझ में आ गया पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स का काम क्या है? पॉलिटिक्स का काम है कि स्कीम और बजट अनाउंस कर देना। फॉर एग्जाम्पल, भैया योजना अनाउंस कर दी सरकार, दैट इज पॉलिटिक्स। अब 2500 रुपया कैसे पहुंचेगा, कहां से रिसोर्सेज आएगा, कहां से रिसोर्सेज डाइवर्ट किया जाएगा, दैट इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रल बना के रखना है। क्लियर है? और सी और डी तो होगा नहीं। इट एम्फसाइज जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये जुडिशरी से रिलेटेड है, अगेन नॉट रेलेवेंट। एंड देन देयर इज प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर से हम लोग को लेना ही देना नहीं है। ऑप्शन ऐसे ही काट दीजिएगा। क्यों काट दीजिएगा? इसलिए काटिएगा कि सिलेबस में लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर। बट प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट जो है वो टेलरिज्म से आता है, ठीक है। टेलर का कॉन्सेप्ट है। सो नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप कहां से कहां तक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब लोक प्रशासन का दायरा। भाई लोक प्रशासन क्या करती है? सिर्फ लॉ बनाती है क्या? नहीं ना, लॉ तो बनाती है। बजट करती है? हाँ, बजट भी बनाती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन करती है? हाँ, करती है। ओनली पॉलिसी मेकिंग एट सेक्रेटेरिएट नहीं भाई, बहुत जगह पॉलिसी बनता है ना, सिर्फ सेक्रेटेरिएट में थोड़ी बन रहा है। बहुत सारा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट होगा, वहां पे भी पॉलिसी का काम हो रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, वहां पे भी काम हो रहा है, राइट। तो ये जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन इज अ ब्रॉड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ब्रॉड मतलब अगर ये इस तरीके से डायग्राम देखोगे तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये हो गया, और इसके अंदर में आ गया बजट, इसके अंदर में आ गया लॉ मेकिंग, ठीक है। इसी के अंदर में आ गया पॉलिसी मेकिंग एट सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट में भी हो सकता है और कोई अदर इंस्टीट्यूशन में भी आप पॉलिसी बना सकते हो, ठीक है।
क्लियर? सो सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर होगा सी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल समझ लो कि फॉर एग्जांपल अगर पीएम आवास योजना है, तो पीएम आवास योजना के लिए सिर्फ पॉलिसी थोड़ी बनेगा। पॉलिसी तो बनेगा कि घर बना के देना है, लेकिन बेनिफिशियरी को भी आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए फंड को भी अलॉट करोगे। अब घर बन गया तो देखोगे कि भाई घर सही से बना कि नहीं बना, ठीक है, फिर रिजल्ट देखोगे कि उसका इंपैक्ट क्या है। तो ये पूरा काम करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? सी आंसर जो होगा वो होगा नीति निर्माण और कार्यान्वयन। देखो यहां पे क्या बोल रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी। सो व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? गोपनीयता, मतलब सीक्रेसी, जहां पे छुपाना है बहुत सारा कुछ। तो कहां पे छुपाओगे? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन छुपाती है ना। क्यों? प्राइवेट कंपनी होगी वो छुपाएगी। फॉर एग्जांपल कोका कोला, कोका कोला आपको बता देगी क्या कि किस फॉर्मूला से वो कोका कोला बनाती है? नहीं बताएगी ना। ठीक है, डोमिनोज पिज्जा बता देगी आपको कि वो पिज्जा में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करती है? नहीं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे कहां पे मोर डोमिनेंट है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कॉन्फिडेंशियलिटी होगा, लेकिन मोर डोमिनेंट नहीं है। पूरा पढ़िएगा। ठीक है, क्यों? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किससे चल रही है? जो आपका लोक प्रशासन है वो टैक्स पेयर्स के मनी से चल रहा है ना। हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है और हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कितना फंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कट जाएगा, तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन विल बी द आंसर, मतलब निजी प्रशासन। दोनों में समान रूप से नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। दैट इज एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो यहां पे पढ़िएगा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन गार्ड करती है बिजनेस स्ट्रेटेजी को, सीक्रेट्स, है ना। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स का कॉन्सेप्ट जान रहे होंगे आप लोग। तो ये प्रोटेक्ट कैसे करती है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? अपना कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रू पेटेंट्स। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है? फोर बोल रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, है ना, इज अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। इसका मतलब क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? सिस्टमेटिक एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप अपने मनमर्जी से जाइएगा नहीं। मान लीजिए कि आप इलेक्ट हो जाते हैं, आप झारखंड पुलिस सर्विस में आप जेपीएस बन जाते हैं और आप डीएसपी बन जाते हैं। अब डीएसपी जाइएगा तो अपने मन मर्जी से चलाइएगा सरकार को, सॉरी फॉर एग्जांपल लोगों को नहीं ना। आपका कुछ नियम कानून होगा, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। तो दैट इज बोल रहा है कि आप विम्स, अपने मन से विम्स और फैंसीज के हिसाब से रूल नहीं कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको जो नियम कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप रहोगे तो आपका क्या है? सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, मतलब लॉ को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। सो अगर इसको स्टेटमेंट से बोलेंगे तो बोलेंगे कि इज अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड द लॉ, नॉट फ्रॉम पर्सनल विशेस। अपने पर्सनल विशेस के अकॉर्डिंग आप रूल नहीं कर सकते हो, आपको उनके हिसाब से करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन लॉ। वुड्रो विल्सन इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैक्स वेबर किस लिए फेमस है? और ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या होता है? पहले ये जानो। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है जैसे हर एक स्टेट का अपना सेक्रेटेरिएट होता है, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है। तो इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं। और जितना भी कैबिनेट, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो कौन देखता है? ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट देखता है। क्लियर? और स्टेट गवर्नमेंट का अगर होगा तो स्टेट सेक्रेटेरिएट देखता है वो। ठीक है, तो अब इसमें आंसर जो है वो आंसर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अंदर में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अपना स्ट्रेंथ लाता है, मतलब पावर लाता है कि क्या क्या रूल है उसके पास, क्या क्या नियम कानून है, जिसको कौन कौन सा रूल वो फ्रेम कर सकता है। ठीक है,
क्लियर। अब यहाँ पे दो और आर्टिकल है, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77। आर्टिकल 75 क्या कहता है? एनीबॉडी, कोई भी जिनको पता हो प्लीज टाइप कीजिए आर्टिकल 75। पॉज कीजिए वीडियो को एंड टेल मी व्हाट इज आर्टिकल 75। टाइप इन द कमेंट सेक्शन। सो आर्टिकल 75 डील करता है विद अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। ठीक है, आर्टिकल 75 डील करता है कि अपॉइंटमेंट विद ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से। एंड आर्टिकल 77 जो है वो बोलता है, कंडक्ट करता है, कंडक्ट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस। ठीक है, तो इसी के अंदर में, इस आर्टिकल 77 के अंदर में आर्टिकल्स ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाया गया है, के अंदर में नहीं बनाया गया बट इससे डिराइव हुआ है। आर्टिकल 77 इज, समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, वो संविधान एक बेसिस दिया है कि आप इसी के अंदर में रूल बनाइए। तो इन्होंने रूल बनाया कौन सा? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर हिंदी में देखिएगा तो कैबिनेट सचिवालय अपनी शक्ति मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? तो भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961। Then we have which of the following is not a function of the state secretariat। तो आप समझ में आया स्टेट सेक्रेटेरिएट का फंक्शन क्या नहीं होगा, बताइए। ठीक है, तो ये डे टू डे लेवल वाला काम ये नहीं काम करेगा। ठीक है, डे टू डे लेवल वाला काम कौन करेगा? ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करेगा अपना अपना। ठीक है, क्लियर। वो क्या करेगा? स्टेट सेक्रेटेरिएट फिर क्या करेगा? स्टेट सेक्रेटेरिएट का मतलब जो है राज्य सचिवालय क्या करेगा? पॉलिसी एडवाइस देगा, मिनिस्टर को देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन बैठाएगा, है ना, कार्य मतलब ये बनाएगा, विभागों के बीच समन्वय बैठाएगा। तो ये ठीक है, सही है। लेजिस्लेटिव बिजनेस फॉर द असेंबली, यस, कि विधानसभा में क्या क्या काम होगा, किस चीज पे डिस्कशन होगा, वो कौन करेगा? वो सारा स्टेट सेक्रेटेरिएट करेगा। तो सेम यही समझ लीजिए कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या करेगा? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में पॉलिसी एडवाइस देगा, किसको? सेंट्रल मिनिस्टर्स को। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन बैठाएगा बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री। और जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर में जो ये होता है कि किस बात पे, किस मुद्दे पे बात होगा, तो वो भी लेजिस्लेटिव बिजनेस भी देखेगा। क्लियर है? देखो, ये तो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके द्वारा बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग कौन था? वॉरेन हेस्टिंग वाज अ वाइसरॉय। ये वाइसरॉय था। ठीक है, कर्नवालिस के टेन्योर में क्या हुआ था? डलहौजी के समय में क्या हुआ था? वेलेस्ली के समय में क्या हुआ था? तो ये सब आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते रहिएगा तो हो जाएगा कि किस समय क्या हुआ था। ठीक है, तो बस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस कब बना था वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो ये डेट भी याद रख लीजिएगा, 1772, राइट। अगर हिंदी में देखिएगा तो जिला कलेक्टर का कार्यालय कब स्थापित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखो ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दोनों रोल, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटी, तो बोलता है कि इसको कर्टेल कर दिया गया। मतलब अब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों, कोई पहले एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों का रोल प्ले करता था। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल का मतलब क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव कोई भी डेवलपमेंट वर्क है, ठीक है, डे टू डे वाला एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, उसके लिए भी वो काम करेगा। जुडिशियल मतलब किसी को सजा देना है, ठीक है, तो वो भी काम करेगा। तो इससे क्या होता था कि देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था, तो इसके कारण इनको अलग अलग कर दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अलग अलग काम करेगा, ना ही एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों का काम साथ में नहीं करेगा। तो इसको कौन सा एक्ट देता है? तो ये क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड सीआरपीसी 1973, उसके अंदर में अलग अलग किया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है एग्जीक्यूटिव का रोल और जुडिशियरी का रोल, दोनों जुडिशियल रोल दोनों साथ में नहीं करेगा। ठीक है, तो हिंदी में देख लीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पता है ना क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, ठीक है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म क्या कहता है? उसमें आपको पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस हुआ था फॉर मुस्लिम्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्सी आ गया था स्टेट में, तो डायरेक्सी मतलब ड्यूल रोल, ठीक है, स्टेट्स का ड्यूल रोल कर दिया गया था। और उसमें भी रिजर्व लिस्ट और रिजर्व लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया था। देन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एक्ट, अगेन ऐसा कोई एक्ट है ही नहीं, ठीक है।
ऐसा कोई एक्ट है ही नहीं, तो आपका आंसर होता है सी। तो जिला मजिस्ट्रेट की कार्यकारी और न्यायिक दोनों भूमिकाओं को सीमित करने वाला सुधार था दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन 1973। और संविधान में भी एक आर्टिकल है, ठीक है, संविधान में भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 50, जो क्या करता है, वो भी सेम काम करता है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये डीपीएसपी एक तरीके से डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी। तो ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब अगर सरकार नहीं भी मानेगी तो कोई बात नहीं है, सरकार नहीं मानती है। फॉर एग्जांपल डीएम भी क्या होता है, डीएम दोनों रोल प्ले करते हैं। जब वो मजिस्ट्रेट का रोल प्ले कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएगा, और जब आप एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वो कहलाते हैं। क्लियर? कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अगेन क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? तो अगेन वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा कि गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया था। ठीक है, सी। क्लियर? इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बाकी ऑप्शन समझाने के लिए है नहीं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर किसी भी, जैसे आप लोगों को कर्जा लेना होता है तो आप कहां जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। तो अगर किसी देश के पास पैसा नहीं है और उसको लोन लेना है तो वो आईएमएफ के पास जाएगा। यूएनडीपी डेवलपमेंट का रिलेटेड काम करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे पावर्टी का प्रोग्राम, पावर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, इस पे काम करती है। देन वर्ल्ड बैंक आपको पता है, वर्ल्ड बैंक पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं कि वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से पार्ट हैं। देन ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन, और ओईसीडी है, तो ओईसीडी का भी हेडक्वार्टर पेरिस में है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर हिंदी में देखेंगे तो सुशासन की संकल्पना को 1990 के दशक में किसने प्रमुखता से लोकप्रिय किया? तो विश्व बैंक। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का नाम क्या था, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था 1992 में, सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, ऑन सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, कि भाई डेवलपमेंट के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो भी ऑफिसर्स हो, आप लोग ऑफिसर्स बनेंगे कल, तो आपको, आपके पास जो भी काम आएगा, आपका जो भी फंक्शन होगा उसको आपको ईमानदारी से करना होगा। आपके पास जो भी फंड आएगा उसको आपको अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, ताकि लोगों का उससे बेहतरीन, लोगों का डेवलपमेंट हो सके, लोगों का ग्रोथ हो सके। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके। सिटीजन चार्टर मूवमेंट, सिटीजन चार्टर मूवमेंट कहां से इंस्पायर्ड हुआ था इंडिया में? तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, या फिर इसको ब्रिटेन भी आप बोल सकते हो। क्लियर? तो वहां से आपने इंस्पायर किया गया था 1991 में। पर्पस क्या था गुड गवर्नेंस? कि भाई सरकार को क्या किया जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए। तो देखिए, आप कोई भी डिपार्टमेंट जाएंगे ना, तो उस डिपार्टमेंट, कोई भी काम कराने जाएंगे सरकारी काम के लिए, तो सरकारी काम के ऑफिस के बाहर में लिखा हुआ होता है, आप कहीं पे भी पढ़िएगा, सिटीजन चार्टर लिखा होता है कि उस सरकारी ऑफिस से आपको क्या क्या सेवाएं मिलेंगी और वो सेवाएं कितने दिन में मिलेंगी। ठीक है, तो इसका पर्पस वही था और कोई पर्पस नहीं था, बस यही था कि गुड गवर्नेंस हो सके, ऑफिसर्स जो है अच्छे से काम कर सके और आप अकाउंटेबल बना सके। फॉर एग्जांपल, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं और वहां सिटीजन चार्टर में लिखा हुआ है कि 10 दिन में बन जाना चाहिए। ठीक है, और 10 दिन में नहीं बनता है तो आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर सिटीजन चार्टर में तो आपका 10 दिन लिखा हुआ है, बट बन रहा है कितने दिन में? 1 महीने तक नहीं बना है मेरा। ठीक है, तो भारत में नागरिक चार्टर आंदोलन किस देश के मॉडल से प्रेरित था? तो यूके। क्लियर है? तो इंडिया में इसको सेवोत्तम मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो सेवोत्तम मॉडल दूसरा नाम है, समझ लीजिए, सिटीजन चार्टर का। क्लियर? अगेन क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
इट इज एमेनेबल, मतलब अमेंड कर सकते हैं आप आर्टिकल 368 के अंडर में। और 42nd अमेंडमेंट जो है ऐड किया सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, बेसिक पॉलिटी अगर आप पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में भी कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुमको जो चेंज करना है कर लो, जो चेंज करना है कर लो, लेकिन बुनियादी ढांचा को आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट वो बुनियादी ढांचा क्या होगा संविधान का, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया इन केशवानंद भारती केस 1973। क्लियर है? तो प्रीएम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स नाइदर अ प्रोहिबिशन। ठीक है, ना ही पावर देता है ना ही पावर लेता है। क्लियर? एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनी सब्सटेंसिव पावर। ठीक है, बट ये सिर्फ फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है कि संविधान का क्या फिलॉसफी है। और प्रीएम्बल को आप आर्टिकल 368 के अंदर में अमेंड कर सकते हो। प्रीएम्बल को क्या, पूरे संविधान को आपको अमेंड करना है तो आर्टिकल 368 का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। और 42nd अमेंडमेंट जो है वो ऐड किया था 3 वर्ड, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। एंड 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय संविधान में इतना कुछ चेंज हुआ था कि इंदिरा गांधी जी के समय में कि आपको कहा जाता था कि दैट इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो हिंदी में देख लीजिए, प्रस्तावना संविधान की शक्ति का स्रोत है नहीं, पहला गलत है। तो अगर आप ऑप्शन वाइज निकालेंगे, अगर आपको ये पता है पहला गलत है, तो आपके पास ऑप्शन से बी बच रहा है। क्लियर? प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित की जा सकती है, हाँ। और 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, हाँ। ठीक है, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, ये जान लो। ठीक है, जैसे अगर यूएस जाओगे ना, ठीक है, तो ये यूएस हो गया और ये हम लोग का इंडिया हो गया। ठीक है, क्लियर? तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना, और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। क्लियर? यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है। तो अगर यूएस जाओगे तो यूएस का तो तुमको सिटीजनशिप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यूएस के तुम सिटीजन होगे। अब मान लो वहां का कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल न्यू जर्सी। ठीक है, वहां का एक स्टेट है न्यू जर्सी, तो वहां का भी आपको सिटीजनशिप बनना होगा, वहां का भी सिटीजन बनना होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको स्टेट का सिटीजनशिप नहीं चाहिए, आपको सिंगल सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, तो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई इंडिया हैज अडॉप्टेड अ सिंगल सिटीजनशिप, और ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों नहीं अडॉप्ट किया इंडिया ने, और यूएसए ने ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों अडॉप्ट किया? रीजन एनीबॉडी कैन टेल मी, प्लीज कमेंट ऑन द, ठीक है, प्लीज कमेंट बिलो। अब यहाँ पे जो फीचर बोल रहा है सिंगल सिटीजनशिप का, वो कहां से बोरो किया? तो हमेशा याद कीजिएगा कि ये बोरो किया गया है आपका यूके से, अगेन ब्रिटेन। ठीक है, कनाडा और यूएसए दोनों में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर? तो भारत में एकल नागरिकता की विशेषता किस देश से ली गई है? तो इट इज ब्रिटेन, राइट? Which of the following distinguishes public interest litigation? Public interest litigation क्या होता है ना, और एक ट्रेडिशनल रिट पिटिशन क्या होता है? दो चीज होता है यहाँ पे, दो तरीके का लिटिगेशन है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और दूसरा लिटिगेशन है रिट पिटिशन। ठीक है, तो देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप रोड में कहीं से गुजर रहे हो, ठीक है, और आपको दिखा कि कुछ लोग हैं और तो उनके पास ना कपड़े हैं ना कुछ, कोई बेसिक फैसिलिटीज जो होते हैं वो नहीं है, ना पानी है ना कुछ है, तो आपको लगेगा बहुत दुख।
ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आप जा सकते हो, और जो फंडामेंटल राइट का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है अंडर आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को रिट पिटिशन देता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो है आर्टिकल 32 उसके अंदर में PIL फाइल कर सकते हो। ठीक है, PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि भाई देखो ये जो है बहुत बुरी व्यवस्था में रह रहे हैं और सरकार को इनके लिए कुछ पानी, घर, कपड़े इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो यही कह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और दूसरा बोलता है रिट पिटिशन। रिट पिटिशन का मतलब क्या होता है? रिट पिटिशन का मतलब होता है कि आपका खुद का जो है मौलिक अधिकार जो है वॉयलेट हुआ है, मतलब फंडामेंटल राइट इज वॉयलेटेड, देन यू विल गोइंग टू गेट रिट पिटिशन। ठीक है, या फिर आपका कोई लीगल राइट जो है वो वॉयलेट हुआ है तो आप अपना रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि PIL कैन ओनली बी फाइल्ड बाय द विक्टिम्स ऑफ द राइट्स वॉयलेशन। ठीक है, कैन ओनली, देखो यहाँ पे ओनली नहीं होता तो सही हो सकता था कि दैट PIL कैन बी फाइल्ड बाय द विक्टिम्स ऑफ द राइट वॉयलेशन इज राइट, बट PIL कैन ओनली बी फाइल्ड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, PIL कैन बी इनिशिएटेड बाय द पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल इवन विदाउट लोकस स्टैंडी। अब लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है? लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि अगर आप तो अफेक्टेड नहीं है तो भी, अगर आपको लग रहा है सामने वाला अफेक्टेड है और आप अफेक्टेड नहीं हो तो भी लोकस स्टैंडी का रिक्वायरमेंट का मतलब वही होता है कि दैट इज आप फाइल कर सकते हो विदाउट कि आप, ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, आप डायरेक्टली अफेक्टेड, दैट इज लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि आप पिटीशन तभी फाइल कर सकते हो जब आप अफेक्टेड हो, बट इन ट्रेडिशनल रिट पिटीशन में क्या होगा कि आप अफेक्टेड हो तो ही कर सकते हो। मतलब यहां पे लोकस स्टैंडी का आपको चाहिए, लेकिन यहां पे लोकस स्टैंडी का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। क्लियर? तो PIL कैन बी इनिशिएटेड बाय पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल, मतलब आपको लग रहा है कि भाई बहुत वायलेशन हो रहा है और मतलब राइट्स का वायलेशन हो रहा है और आपको लगता है कि हाँ मेरे को कुछ करना चाहिए। PIL इज ओनली फाइल्ड इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, नहीं, दोनों में फाइल कर सकते हो। हाई कोर्ट में 226 के अंदर में कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में 32 के अंदर में कर सकते हो। PIL कैन ओनली डील विद क्रिमिनल मैटर, नहीं, सिविल मैटर्स में भी हो सकता है। एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है ना, पानी नहीं मिल पा रहा है, सैनिटेशन नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज, तो बहुत सारे मैटर पे हो सकता है। तो आंसर इज बी, दैट इज PIL रिमूव्स लोकस स्टैंडी रिक्वायरमेंट, इट कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो निम्नलिखित में कौन सही रूप से जनहित याचिका को पारंपरिक रिट याचिका से अलग करता है? तो आंसर होगा बी, PIL सार्वजनिक हित वाले व्यक्ति द्वारा लोकस स्टैंडी के बिना भी दायर की जा सकती है। क्लियर? आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। Which of the following is not considered a part of the basic structure doctrine? है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है मूलभूत संरचना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से और क्यों आया? देखो हो क्या रहा था कि ये लोग जो जितने भी जो भी सरकार में थे उस समय 1973 से पहले, वो लोग क्या कर रहे थे, संविधान को जब तब बदल दे रहे थे। ठीक है, कभी संविधान में ये चेंजेस ला दिया, कभी वो ला दिया कि पूरे संविधान को ही चेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो इस तरीके से तो जो संविधान बनाया गया वो चलेगा ही नहीं, और संविधान अगर नहीं ढंग से नहीं, अगर संविधान में बहुत सारा फंडामेंटल अगर चेंजेस आप ले आते हो, गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए ले आती है, तो क्या होगा, देश ही नहीं चलेगा और हमारा कंट्री जो होगा कोलैप्स कर जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है चलो एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। ठीक है, मूलभूत संरचना सिद्धांत। तो ये केशवानंद भारती केस था 1973 का, उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने लेके आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप संविधान में जो चेंज करना कर लीजिए, है ना, जितना चेंजेस लेके आना लेके आ जाइए, लेकिन आप मूलभूत संरचना को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, कि बताइए मूलभूत संरचना क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, वी विल गोइंग टू डिफाइन इट टाइम टू टाइम, है ना, आप संविधान में चेंज लेके आइए,
आपका लॉ अगर यहाँ पे आता है और फिर हम लोग अगर रिव्यू करते हैं उस लॉ को तो देखेंगे कि उसके कारण जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वॉयलेट हुआ या नहीं वॉयलेट हुआ। तो दैट इज केशवानंद भारती केस 1973। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है, ठीक है, क्योंकि पूरा देश उसी से चल रहा है। जुडिशियल रिव्यू, हाँ जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया और वो लॉ को क्या सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, उसका रिव्यू कर सकती है कि वो लॉ सही है कि नहीं, तो कर सकती है। देन सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा, सेक्युलर कैरेक्टर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी मुस्लिम कोई भी जनजाति हो, कोई भी जात, कोई भी धर्म के हो, उनके लिए वो समान होगी, ठीक है। एंड रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी लेजिस्लेचर, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा कि भाई ये नहीं है, ठीक है, रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी लेजिस्लेचर ये नहीं होगा। तो विधानसभाओं में एससी एसटी आरक्षण के लिए मूलभूत संरचना का कोई तत्व नहीं है। भाई रिजर्वेशन हम लोग हटा भी सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा ना, रिजर्वेशन तो हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और रिजर्वेशन को हटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का वो पार्ट नहीं है। फिर अंबेडकर जी ने किसको हार्ट एंड सोल बोला था, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट was described by the Ambedkar as a heart and soul। तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। भाई देखो अगर आर्टिकल 32 नहीं रहेगा तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई सेंस बनता है आर्टिकल 14 का, 19 का, 21 का। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आर्टिकल 14 अगर आपका वायलेट होता है तो आप जाएंगे कहाँ, जाएंगे आप रेमेडी मांगने आर्टिकल 32 के अंदर में ही, और आर्टिकल 32 को अगर हटा दीजिएगा तो फिर संविधान में तो कुछ बचा ही नहीं, संविधान का जो है आत्मा ही आप छीन लिए, तो इसलिए कहा गया। देन वी हैव व्हिच कैटेगरी ऑफ डीपीएसपी रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। देखो डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, मतलब नीति निर्देशक, राज्य की नीति निर्देशक। मतलब ये किस लिए बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि ये सरकार को बताती है कि आपको किस तरीके का पॉलिसी बनाना चाहिए लोगों के लिए। क्लियर? तो डीपीएसपी में ना 3 प्रकार का आइडियोलॉजी, एक तो सोशलिस्ट है जो यहाँ बोल रहा है, दूसरा लिबरल है, ठीक है, और तीसरा जो है वो गांधीयन है, ठीक है। ये 3 आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है टोटल। तो ये अगर आप डीपीएसपी देखोगे 37 से 51 के बीच में तो बहुत सारा आर्टिकल मिलेगा। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अगेन पंचायत किससे इन्फ्लुएंस है, पंचायत इज गांधी जी, ठीक है। हमेशा गांधी जी जो है वो बोलते थे, गांधी जी ही जो है वो बोलते थे कि भाई पंचायत होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए विलेज पंचायत का। तो ये गांधीयन इन्फ्लुएंस दिखाता है इसमें। तो ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पिछले बार भी जेपीएससी ने पूछा है, इट इज आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि आप जो पर्सनल मैटर्स से रिलेटेड जो लॉ होंगे, जैसे मैरिज से रिलेटेड हो गए, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो गए, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए, ठीक है, डाइवोर्स से रिलेटेड होना चाहिए, उसके लिए सभी धर्मों के लिए समान लॉ होना चाहिए। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये दिखाता है आर्टिकल 39D, ठीक है, आर्टिकल 39 क्लॉज डी, ठीक है। तो ये है आपका, समझ लीजिए कि बोलता है कि बोथ मेन और वुमेन को आप बराबर पे करेंगे, है ना। दैट इज अगर एक कोई काम कर रहा है, मेन अगर कोई काम कर रहा है, एक काम ए, और कोई वुमेन काम ए कर रही है, तो दोनों को बराबर वेतन मिलना चाहिए। दैट इज आर्टिकल 39D। देन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये है आपका, विलेज पंचायत इज गांधीयन, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज लिबरल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज सोशलिज्म, और इंटरनेशनल पीस इज ऑल्सो आपका क्या है, इंटरनेशनल पीस भी, दैट इज आर्टिकल 51, ठीक है, वो भी लिबरल है, ठीक है, लिबरल है, लिबरल आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि और कौन कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, तो आपको डीपीएसपी में क्लियर हो जाएगा।
तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, संविधान जो 42वां संविधान था, जिसको हमने क्या कहा था, अभी देखा था हमने कि उस समय प्रस्तावना जो हमारा प्रियम्बल है उसमें भी 3 वर्ड ऐड किया गया था। कौन कौन सा बताइए? यस, 1 2 3, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो वो न्यू, वहां पे भी एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया था। तो कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया था? फ्री लीगल एड, ठीक है, दैट इज आर्टिकल 39A वाज एडेड बाय 42nd। इसके अलावा 3 और ऐड किया गया था, ठीक है, टोटल 4 थे। तो कैन एनीबॉडी टेल मी? प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट कीजिए सेक्शन में कौन कौन सा ऐड किया गया था, है ना। जिनको नहीं पता प्लीज गो एंड फाइंड आउट इन योर बुक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि 42nd में कौन कौन सा 4 ऐड किया था डीपीएसपी में, तो हमेशा से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? Then we have another question, which is 18 number. Which one of the following is the exclusive original jurisdiction of the Supreme Court of India? ठीक है, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई कोर्ट डायरेक्टली, कोर्ट जो केस है ना वो सिर्फ स्टार्ट हो सकता है डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। केस कहां पे स्टार्ट हो सकता है? केस का स्टार्टिंग ही कहां पे होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा, और कहीं नहीं हो सकता है। जैसे अगर मेरे और आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग कहां जाएंगे? सबसे पहले नीचे सिविल कोर्ट में जाएंगे। सिविल कोर्ट में अगर रिजोल्यूशन नहीं होगा तो फिर हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में रेजोल्यूशन नहीं होगा, देन वी विल गोइंग टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, है ना, देन वी विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। बट यहां पे क्या होगा कि डायरेक्ट कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। तो कौन सा देखेगी? ये डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट देमसेल्फ, ये एक्सक्लूसिवली क्या होगा? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होगा। अगर सिटीजन और गवर्नमेंट एजेंसी का अगर डिस्प्यूट होगा तो आप लोअर कोर्ट भी जा सकते हैं, है ना। अगर आपका फंडामेंटल राइट होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देन इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक्सक्लूसिव आप ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा, क्योंकि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। और डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट और बिटवीन द स्टेट देमसेल्फ एंड अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट। तो अगेन आप डायरेक्ट नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट तो नहीं जा रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट में। आप कहां जा रहे हो? पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद आप अपील कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपीलेट मैकेनिज्म आएगा या अपीलेट जजमेंट में आएगा, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट का डिस्प्यूट होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट लड़ाई कर रही है तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल रिवर वैली डिस्प्यूट हमेशा होता है, इंटर स्टेट रिवर वैली डिस्प्यूट, कि भैया कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा, है ना। नदी का पानी है, 4 स्टेट से गुजर रहा है, तो 4 स्टेट में किसको कितना पानी मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। देन वी हैव, तो इसको हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के सुप्रीम कोर्ट का विशेष मौलिक अधिकार क्षेत्र है? तो सी आंसर होगा केंद्र और राज्यों या राज्यों के बीच विवाद। क्लियर है? तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 131। नेक्स्ट वी हैव 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इंप्लाइज दैट सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी सोचिए। देखो, कोई भी लॉ हुआ, मान लो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये हुआ कि कोई भी लॉ है, लॉ पास हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट से पास हो गया, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, सॉरी बिल है, बिल पास हुआ और लॉ बन गया, ठीक है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का एसेंट से, ठीक है, तो लॉ बन गया। अब ये लॉ जो बना, अब ये कहां हुआ? ये चैलेंज हुआ। कहां पे चैलेंज करोगे इसको? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं ये वायलेट तो नहीं कर रहा फंडामेंटल राइट को, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो अगर वायलेट कर रहा होगा, अगर जुडिशियल फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसको वायलेट कर रहा होगा वो, तो क्या होगा? वो लॉ वॉइड हो जाएगा, और नहीं करेगा तो लॉ कंटिन्यू करेगा।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैन स्ट्राइक डाउन एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब वही होता है। क्लियर है? अब बाकी तो कुछ नहीं, कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन इशू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट, ये तीनों इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही होता है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा कि दैट जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। दिस इंश्योर्स दैट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज बैलेंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। द डॉक्ट्रिन वाज फॉर्मली established in केस 1 भारती केस 1973 एंड इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आंसर ए, किसी भी कानून को जो मौलिक अधिकार हो या संविधान के खिलाफ है उसे रद्द कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब यही होता है। क्लियर है? ये बोल रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर, भाई बताइए कौन सा स्टेट, कौन सा होगा? आर्टिकल 153। ठीक है, तो देखो गवर्नर को जो दिया हुआ है वो पार्ट 6 में दिया हुआ है। पार्ट 6 जो संविधान का है उसमें बोला गया है कि दैट हर एक स्टेट का एक हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए। हर एक स्टेट का, जैसे प्रेसिडेंट है सेंटर में, वहां पे स्टेट में भी अपना एक हेड होना चाहिए। तो पोजीशन क्रिएट किया गया गवर्नर का। तो आर्टिकल 153 बोलता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच फॉर ईच स्टेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 153। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज आर्टिकल 154? आर्टिकल 154 बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा स्टेट का वो गवर्नर के पास है। मतलब अगर स्टेट में कोई भी काम कराना है तो वो गवर्नर के नाम पे होगा और गवर्नर ही कराएगा। आर्टिकल 155 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर का? आई गेस यू गाइस नो, दैट इज इट इज डन बाय प्रेसिडेंट। यस। आर्टिकल 156 की टेन्योर कितना होगा? तो टेन्योर कितना है? 5 साल हो सकता है, और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट 5 साल से कम भी हो सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को हटा भी सकता है, बिकॉज ही इज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंट। तो अनुच्छेद कौन सा होगा? 153, 154 आपको पता चल गया। 155, 156। ये क्या कह रहा है? विच आर्टिकल गिव्स द वाइस प्रेसिडेंट द रोल ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। तो हु इज अ वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम? एनीबॉडी? हु इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्लीज टेल मी, प्लीज कमेंट कीजिए सेक्शंस में। राइट, ओके। सो देखो, तो बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट को जनरली इलेक्ट तो कर लेते हैं हम लोग। अब उसका रोल क्या होगा? उनका रोल क्या होगा? तो उनका रोल यही होता है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है या प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है तो उनके जगह में वो कुर्सी में बैठेंगे, प्रेसिडेंट की जगह में। और उनका पार्लियामेंट्री रोल क्या होता है? पार्लियामेंट्री रोल होता है कि वो प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा के ऊपर, बस। तो ये आर्टिकल 64 होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाता है राज्यसभा का। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो राज्यसभा को प्रिसाइड तो करते हैं, राज्यसभा में का अध्यक्ष तो हैं, वो अध्यक्ष तो हैं, बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है। तो अनुच्छेद 64 होगा। क्लियर है? 64, 66, 67 क्या है? बताइए एनीबॉडी? 64, 66, 67 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत नहीं है उस सब आर्टिकल जानने का। कुछ कुछ आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। Which of the following state does not have a legislative council? Legislative council क्या होता है? पहली बात ये बताइए। Anybody? Tell me. Legislative assembly और legislative council में डिफरेंस क्या होता है? What is the difference? देखो यार, होता क्या है ना कि हर एक स्टेट है, each state है ना, हर एक स्टेट है। अब स्टेट में दो टाइप के स्टेट में जो लेजिस्लेचर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है यूनिकैमरल, ठीक है, और दूसरा होता है बाइकैमरल। तो यूनिकैमरल जहां पे होगा वहां पे सिर्फ असेंबली मिलेगा, मतलब विधानसभा मिलेगा सिर्फ। और जो बाइकैमरल होगा वहां पे आपको असेंबली तो मिलेगा, सभा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्लस इसके साथ में क्या मिलेगा? विधान परिषद भी मिलेगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो आपको कौन से में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से में। तो बोल रहा है कि 6 स्टेट में। ठीक है, क्लियर? तो 6 स्टेट कौन कौन सा है बताइए? यूपी में है, बिहार में है,
महाराष्ट्र में है, फिर आपका महाराष्ट्र में कर्नाटक में है, ठीक है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और आपका एक है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और मैं भूल रहा हूं, इट इज यस आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये 6 स्टेट है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राजस्थान उसका आंसर नहीं होगा। द हाई कोर्ट कैन इशू रिट। रिट का मतलब अभी हम लोग देखे थे क्या होता है, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट कौन कौन से इशू कर सकता है रिट, तो एक तो हम ये जानते हैं कि भाई आर्टिकल 226 के अंदर में अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप जा सकते हैं, तो रिट इशू हो सकता है। उसके अलावा कब हो सकता है कि अगर और कोई आपका राइट्स वायलेट होता है, मान लो कोई प्रॉपर्टी राइट्स है, कोई लीगल राइट्स है जो वायलेट हो गया, उसके लिए भी आप, कोई पेंशन का मैटर है, कोई और सर्विस मैटर है, प्रॉपर्टी मैटर है, तो भी आप हाई कोर्ट में जाके रिट को फाइल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो ही रिट इशू हो सकता है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी, फॉर द फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर लीगल राइट, है ना। तो ये बी ऑप्शन तो इररिलेवेंट है, ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यस, ये आर्टिकल 32 होगा जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। क्लियर? तो आंसर इसका होगा सी, मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए। विच ऑफ द आर्टिकल डिफाइंस द म्युनिसिपैलिटी अंडर द पार्ट 11A? तो यार देखो, पार्ट 9 किससे डील करता है? पार्ट 9 इज फॉर पंचायत एंड पार्ट 9A इज फॉर म्युनिसिपैलिटी, ये ध्यान रखना है। अब उसमें ये कह रहा है कि कौन सा डेफिनेशन करता है, कौन डिफाइन करता होगा, कौन डिफाइन करता है आर्टिकल, तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए इसमें अगर आपको आंसर नहीं आता है और अगर आपको निकालना है आंसर, तो इसमें कैसे निकाल सकते हैं यार? कोई भी एक्ट जब स्टार्ट होता है ना, तो वो सबसे पहले डेफिनेशन देता है। सीएनटी एक्ट में भी देखना कि जो सेक्शन 4 है वो क्या बताता है, स्टार्टिंग में ही बता देता है ना। सेक्शन 4, सेक्शन 1 में, सेक्शन 1, 2, 3, 4 जैसे एसपीटी है, उसी में देखिएगा कि डेफिनेशन है। तो हमेशा याद रखिएगा 243Q है, R है, S है, तो 243P है, ठीक है। तो आंसर 243P होगा क्योंकि P पहले आता है। तो ये एक लॉजिकल है, अगर नहीं आता है आंसर तो, और अगर आता है तो 243P याद रख लीजिएगा कि वो डेफिनेशन देता है म्युनिसिपैलिटी का, मेट्रोपॉलिटन एरिया का, वार्ड्स कमेटी का, एटसेट्रा, राइट। तो अनुच्छेद कौन सा पार्ट 9A के तहत नगर पालिका शब्द को परिभाषित किया जाता है? वो अनुच्छेद 243P। देन भी पूछ रहा है कि नगर पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। पंचायत के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस देख के जाइएगा, ठीक है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, पार्ट 9 आया। पार्ट 9 में तो आपने पढ़ा कि भाई म्युनिसिपैलिटी है। पार्ट 9A में क्या देखा कि दैट देयर इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज होगा 9A में, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 243 में तो आपको डेफिनेशन आ गया, तो ये तो क्लियर है। उसके अलावा अगर 243Q, सॉरी इसमें और भी ऑप्शंस था ना, हम लोग देख लेते हैं। तो 243Q क्या बोलता है बताइए, एनीबॉडी? 243 I'm really sorry, ये क्या हो गया?
ठीक है। 243Q क्या होता है? 243Q बताता है कि टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पंचायत है, वो उसको डिफाइन करता है। कैंटोनमेंट बोर्ड। आर्टिकल 243R क्या बताता है? वो बताता है एज, कि भाई एज क्या होगा, म्युनिसिपैलिटी का एज कितना है? 21। और 243S क्या बताता है? वार्ड कमेटी के बारे में बताता है कि बिग सिटीज में क्या होगा? वार्ड कमेटी होगा। क्लियर है? तो देखो अर्बन लोकल बॉडी, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे नगर पंचायत, तो नगर पंचायत क्या होता है? नगर पंचायत होता क्या, पहले वो जान लो। नाम से बोल रहे हैं नगर और पंचायत, है ना, नगर भी है पंचायत भी है, तो इसका मतलब हो रहा है कि वो सिटीज जो पहले गांव थी और अभी ट्रांजिशन फेज में है ना, कि रूरल एरिया बिकमिंग द टाउन कह सकते हैं, वो हो गया आपका नगर पंचायत। और म्युनिसिपल काउंसिल क्या हो गया? छोटा सा टाउन, है ना, रांची इज अ बिग टाउन, तो यहाँ पे नगर पालिका आपको नहीं मिलेगा, म्युनिसिपल काउंसिल नहीं मिलेगा, यहाँ म्युनिसिपैलिटी मिलेगा। मतलब बड़े सिटीज के लिए म्युनिसिपैलिटी होता है और जो छोटे टाउन्स होते हैं, मीडियम स्मॉल टाउन्स, उनके लिए म्युनिसिपल काउंसिल होता है। ठीक है, क्लियर? तो यही आंसर होगा आपका। क्या आंसर होगा आपका? आंसर होगा कि बी, नगर पंचायत गवर्न्स द ट्रांजिशनल एरियाज व्हाइल द म्युनिसिपल काउंसिल गवर्न्स द स्मॉलर अर्बन एरिया। क्लियर है? और म्युनिसिपैलिटी जो होगा वो और ये बाकी सेक्शन बेकार है। इज हेडेड बाय कलेक्टर while the municipal council is headed by mayor, नहीं, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। एंड सेकंड थर्ड बोल रहा है कि नगर पंचायत हैज नो इलेक्टेड मेंबर्स while the municipal council has elected members। नगर पंचायत में दोनों होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड भी होता है, नॉन इलेक्टेड भी होते हैं। और नगर पंचायत इज डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट while municipal council is autonomous। नहीं, म्युनिसिपल काउंसिल भी ऑटोनोमस नहीं होता है, मतलब नगर पंचायत भी ऑटोनोमस होता है और ये म्युनिसिपल काउंसिल पे। ठीक है। व्हाट इज द लेजिटिमेट सोर्स ऑफ द म्युनिसिपल रेवेन्यू? म्युनिसिपल को रेवेन्यू कहां से आता है? आप अगर रांची में रहते हैं, धनबाद में रहते हैं, तो उन लोगों को रेवेन्यू कहां से मिलता है? पर्सनल इनकम। ये कौन लेता है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी लिकर में कौन लेता है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेती है। ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो एक्साइज ड्यूटी कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। और अगर बेच रहे हैं आप तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, लिकर को बेच रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी लेगी, एक्साइज ड्यूटी। और टैक्स ऑन द इंटरस्टेट ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड पे भी कौन लेता है? इंटरस्टेट ट्रेड में भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है तो कौन टैक्स कलेक्ट करेगा? टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सी, तो अब बच रहा आंसर क्या है? ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंट्री टैक्स ऑन गुड। ठीक है। अब ये तो जीएसटी के कारण हट भी गया बहुत जगह, है ना, जीएसटी के कारण बहुत जगह नहीं लिया जाता है। तो आंसर होगा वस्तुओं पर प्रवेश शुल्क। तो ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 है जो कि ऑडिट करवाता है। वो पंचायत का कौन सा ऑडिट? क्या करोगे आप? ऑडिट करोगे उसके पैसा का, कि भाई कितना पैसा आया आपके पास और कितना आपने खर्च किया, है ना। ऑडिट इनकम, कितना आपको मिला और कितना आपने एक्सपेंस किया। एक्सपेंस किस लिए किया? डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो देखा जाएगा जो इनकम मिला, मान लो कि 100 रुपए रोड बनाने के लोकेट हुआ, तो 100 रुपए में कितना रुपए रोड बनाने में गया? 100 रुपए पूरा गया, 50 रुपए गया, तो उसी को कहते हैं ऑडिट। ठीक है। तो ये फिस्कल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। ठीक है। क्या है आंसर? वित्तीय जवाबदेही। देखो पंचायत सिस्टम किसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया? पंचायत सिस्टम के लिए पार्ट 9 लाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो 3 का होता है, 3 का स्ट्रक्चर होता है। तो 3 में कौन कौन सा होता है? ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। कौन कौन सा होता है? ग्राम पंचायत, और बताइए, जिला पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। ये 3 जो होता है स्ट्रक्चर, 3 टियर स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ग्राम पंचायत विलेज में होगा,
आपका पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल पे होगा और ये जिला परिषद जो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि अगर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, कहीं कहीं पे अगर कोई स्मॉल स्टेट है और वहां पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो ये जो पंचायत समिति है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसको हटाया जा सकता है, इसको स्किप किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है? 243B। ठीक है, 243B। और 243A क्या बोलता है? 243A बोलता है पावर क्या होगा ग्राम सभा का, ग्राम सभा का पावर बताता है। 243 आपको ये पता ही चल गया कि 2 टायर पंचायत सिस्टम आ सकता है। 243C क्या बोलता है? वो बोलता है कि कॉम्पोजिशन क्या होगा, है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत का कॉम्पोजिशन बोल रहा है। और 243B बोल रहा है कि रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किसके लिए? वुमेन्स के लिए, है ना। वुमेन्स के लिए कितना रिजर्वेशन होता है? और SC ST, है ना, ये प्रोविजन दिखाता है। तो कौन सा अनुच्छेद आबादी 20 लाख से कम राज्य को में 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली को अनुमति देता है? तो आंसर होगा आपका बी, अनुच्छेद 2243 ख। तो ये भी तो आपको पता चल गया, रिजर्व विथ सीट। तो अभी मैंने बताया कि 243A B C D करके सी में रिजर्वेशन बोल रहा है, तो आंसर हो गया 243D। ठीक है, क्लियर। E और F बताइए क्या है? 243E और F ये सब याद करके जाइएगा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, वेयर इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया? ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें कोई ज्यादा साइंस नहीं है, बस याद रखिएगा सबसे ज्यादा रबर का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो हमेशा केरला में होता है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, केरला इक्वेटर के पास है। और भाई ऑब्वियस बात है, केरला के पास रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, तो और भी रीजन भी होता है, बट सबसे ज्यादा जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, है ना, केरला, अंडमान निकोबार, यहाँ पे भी होता है। जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमिड कंडीशन होगा, तो वहां पे आपको रबर का प्रोडक्शन मिलेगा। बट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो सर्वाधिक किया जाता है आपका केरल में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर अ बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई कौन सा स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है बांग्लादेश के साथ? तो हमेशा याद रखिएगा अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल नहीं शेयर करता है बॉर्डर किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है ये याद रख लिए बांग्लादेश के साथ? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ बांग्लादेश बॉर्डर के साथ 4000 के अराउंड है, जो कि सबसे ज्यादा है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल बाकी सारे कंट्रियों के मुकाबले। और वेस्ट बंगाल जो है वो शेयर करता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर, जितने भी स्टेट में वेस्ट बंगाल इज शेयरिंग द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, ये पढ़िएगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि रीड दिस वन वेरी करेक्टली, है ना। इसको बहुत पेयर्स को ध्यान में रख के पढ़िएगा कि नॉट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। पता चला कि आप गलत मार के आ गए आंसर। ठीक है, तो गोदावरी नासिक है। ठीक है, गोदावरी नासिक से ओरिजिनेट करता है, मतलब नासिक के पास से ही निकलता है। चंबल जो है वो मऊ के पास से निकलता है, तो मऊ जो है मध्य प्रदेश में है। नासिक जो है महाराष्ट्र में है। कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर के पास महाराष्ट्र से ही निकलता है। और नर्मदा जो निकलता है ना, वो अमरकंटक से निकलता है मध्य प्रदेश में। इट इज नॉट बैतूल। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है आपको। हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोग से कि हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट का क्या है। तो ये क्वेश्चन कैसा आया है जेपीएससी में? जेपीएससी में पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट का लोकल नेम जो है वो क्या है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट से गुजरता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, ठीक है, तमिलनाडु है और आपका केरल है। ठीक है, क्लियर। तो हर एक जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजरात में बहुत थोड़ा सा स्ट्रेच है, तो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र में सह्याद्री था,
कर्नाटका में यहाँ पे होगा, कर्नाटका में नीलगिरी बुलाया जाता है, तमिलनाडु में भी नीलगिरी बुलाया जाता है, ठीक है, सॉरी अन्नामलाई बुलाया जाता है, और केरला में कार्डमम हिल्स बुलाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक जो होगा वो अनाईमुड़ी है, ठीक है। डोडा बेटा जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक जो है वो आपका जो है वो है अनाईमुड़ी, और डोडा बेटा उस सेकंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। और यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर आपको आंसर जानना है तो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अरमाकोंडा। अरमाकोंडा का दूसरा नाम है सीतमा कोंडा भी, ठीक है। और वो कहाँ पे है? श्री साइलम रीजन, ठीक है। श्री साइलम रीजन के पास ही है आपका तिरुपति मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश में है, तो वो भी यहीं पे है, ठीक है। तो आंसर होगा पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये होगा अनाईमुड़ी, ठीक है। बहुत जगह अन्नामुड़ी भी है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है कि नागार्जुना सागर डैम कौन सा बिल्ड, कहाँ पे बिल्ड है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी सागर लिखा हुआ आएगा तो वो डैम ही होगा, डैम या रिजर्वायर होगा, ठीक है। तो इसका याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखो कृष्ण के साथ कौन थे महाभारत के युद्ध में? अर्जुन थे, तो यहाँ पे अर्जुन आ रहा है, ठीक है। तो नागा अर्जुना इस तरीके से याद रखना। बहुत डैम है, मोटा मोटी जितने भी एटलस में है उतना देख लेना, या प्रीवियस ईयर में जितना आया हुआ है वो इसी से बेसिकली पूछा जाएगा। क्या पूछ रहा है ये कि ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। हाँ, ब्लैक सॉइल जिसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, तो उससे कॉटन का कल्टीवेशन तो वहीं पे किया जाता है। और उसमें बोल रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत है। तो यार ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, क्योंकि ये जो बना हुआ है वो बसाल्ट से बना हुआ है, ठीक है। और बसाल्ट क्या है? इग्नियस रॉक है, ठीक है। बसाल्ट इग्नियस रॉक का वेदरिंग हुआ तो बसाल्ट बना, और वही है आपका ब्लैक सॉइल। क्लियर? तो दे कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर। तो आपका जो बी है, बी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आंसर बच रहा है आपके पास सी। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा कहां कहां पे मिलता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून के समय में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहाँ पे शिफ्ट करता है। तो देखो यार, जब नॉर्मल अगर ये अर्थ है और ये आपका सूरज है, ठीक है, सन है, ठीक, तो नॉर्मली जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, लो प्रेशर जोन, वो 0 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री पे होना चाहिए। ये होता है लो प्रेशर बेल्ट, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। तो ये लो प्रेशर बेल्ट जो है सालों भर शिफ्ट होते रहता है। तो अगर सूरज जो है नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है, ये नीचे की ओर जाएगा, तो इंटरट्रॉपिकल जोन कहाँ घट जाएगा? साउथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो ये नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाता है, बस ध्यान में रखना। क्योंकि यही लो प्रेशर जब क्रिएट होता है तिब्बतन प्लेट्यू और नदर्न प्लेन्स में, तब नदर्न प्लेन्स में तभी जाके क्या होता है, ये जो लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? जमीन में क्रिएट हो रहा है। तो ये जो जमीन में क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर, तो इसके कारण जो है बेल्ट क्या होता है, वो शिफ्ट कर जाता है, लो प्रेशर वाला बेल्ट नॉर्थवर्ड। तो वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है मॉइस्चर को, ठीक है। क्योंकि मॉइस्चर कैसे अट्रैक्ट होगा? वैसे ही अट्रैक्ट होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो ये याद रखिएगा, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन इंडिया शिफ्ट नॉर्थवर्ड एंड रीचेस द वास्ट नॉर्दर्न प्लेन्स। सिंगरेनी कॉयल माइल कहां पे है? गोदावरी में है, याद रखिएगा, सिंगरेनी, ठीक है। उसके अलावा और देख लीजिए, सस्ती, टंडूर, कोट गोदाम, ये सारा कोल माइल भी कहां पे है? गोदावरी, आंध्र प्रदेश में। मिनरल प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर है, मालवा है, मैसूर है। तो डेक्कन आपका महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, मालवा प्लेट्यू आपका मध्य प्रदेश वाला रीजन है, मैसूर जो हो गया वो आपका वही साउथ में कर्नाटका हो गया, और छोटा नागपुर प्लेट्यू ये झारखंड वाला रीजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मिनरल प्रोडक्शन आपको पता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही होता है। कोल सबसे ज्यादा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, माइका मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि 40% ऑफ द इंडिया का जो मिनरल रिसोर्स है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही मिलता है। क्लियर?
Which of the following place has the highest annual temperature difference? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लो, हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर का डिफरेंस बोल रहा है, मतलब आपका जो सबसे ठंडा रीजन, सबसे मान लो कोई महीना का सबसे ठंडा टेम्परेचर है, कोई साल, एक साल ले लो, एनुअल है तो साल है, तो उस साल में सबसे ज्यादा ठंड और सबसे कम ठंड, मतलब सबसे ज्यादा गर्मी, उस दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, तो दिल्ली में रहेगा। क्यों दिल्ली में रहेगा, तो ये यहाँ पे डिफरेंस ऑप्शन है कि भाई दिल्ली लैंडलॉक्ड है, ठीक है, लेकिन पणजी गोवा का कैपिटल है, पुडुचेरी अगेन क्या बोलते हैं समुद्र के पास है, चेन्नई अगेन समुद्र के पास है, तो पणजी, पुडुचेरी, चेन्नई, तो समुद्र के पास आप जानते हो कि टेम्परेचर में कुछ खासा चेंजेस नहीं होता है, टेम्परेचर मोटा मोटी नॉर्मल रहता है, लेकिन दिल्ली में देखते हो कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, ठंड भी उतना ही पड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पे होगा, वहीं पे होगा। दैट इज निम्नलिखित में किस स्थान का वार्षिक तापमान अंतर सबसे अधिक है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली। देखो ये बोल रहा है कि इंडिया अगर ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये ध्यान में रखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर में आती है, और इंडिया रैंक करता है टॉप 10 कंट्रीज में, तो इंडिया का पोजीशन क्या है, तो इंडिया का पोजीशन 3rd है, ठीक है। पहला कौन है, पहला चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, फिर चिली है, ठीक है, तो चाइना आप जान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जान रहे हैं, इंडिया जान रहे हैं, चिली इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। बोल रहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से किस स्टेट का सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे कम आबादी कौन सी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है, ठीक है, तो सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है, क्लियर। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बिहार के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, वेयरएज अरुणाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जिनको नहीं पता प्लीज देख लीजिएगा। अब देखिए ये पूछ रहा है कि ट्रिब्यूटरी रिवर और उसका ट्रिब्यूटरी, तो देखिए कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है भीम, तो हमेशा याद रखिएगा कृष्ण के साथ कौन थे, अर्जुन थे, अर्जुन का भाई कौन था, भीम, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। फिर आप ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है तीस्ता, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। गोदावरी का है इंद्रावती, और यमुना का है चंबल, ये तो हमेशा से ध्यान में रखते, चंबल के डाकू, ठीक है, तो यमुना का ही ट्रिब्यूटरी है वो। तो ये एक्सप्लेनेशन यही है कि मैप्स को देख लीजिए, और बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे गंगा हो गया, गंगा के सारे ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी, फिर आपका हो गया यमुना का ट्रिब्यूटरी, फिर आप इंडस का ट्रिब्यूटरी, देन वी हैव कृष्णा, देन वी हैव गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नदी हैं, इन नदियों के आप ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, अपार्ट फ्रॉम नर्मदा एंड तापी ऑल्सो। टोटल इंडिया का कितना परसेंट जो एरिया है वो वर्ल्ड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो ये मतलब हो रहा है कि टोटल अर्थ में कितना एरिया है, और लैंड एरिया, टोटल लैंड एरिया आपको दुनिया का देखना है, और उसका कितना भाग जो है भारत के पास है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2.4% भाग है, 2.4%। अगर एरिया वाइज देखिएगा तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 3 और 2 8, और उधर है कितना 2.4, और हमेशा याद रखिएगा मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, क्लियर। कभी कभी ऑप्शन आ जाएगा 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो अगेन गलत हो जाएगा, क्लियर। मिलियन का मतलब 1 लाख 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है। सिपकिला पास कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में, तो सिपकिला हमेशा याद रखिएगा कि सिपकिला से आपका जो सतलज नदी है वो इंडिया में एंटर करती है, सिपकिला पास से होते हुए। तो एक आंसर आपको ये मिलेगा कि अगर कभी पूछेगा कि सतलज नदी इंडिया में कैसे एंटर करती है, तो सतलज सिपकिला पास से होते हुए, और सिपकिला पास कौन से स्टेट में है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है, क्लियर। फिर बोल रहा है कि नॉर्थ से साउथ तक आपको ऑप्शन ये देखना है कि अरेंज करना है, कि ऑप्शंस को अरेंज कीजिए कि किस तरीके से आपका नॉर्थ से साउथ स्टेट में, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका इंडिया है ये इस तरीके से है। मैप याद रखिएगा, याद नहीं करना, कॉमन सेंस लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। आपको ये पता है कि 4 रेंज में है, इंपॉर्टेंट 3 रेंज है। एक है ट्रांस हिमालय का पार्ट, ठीक है, हिमालय में। दूसरा जो है वो है आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। देन वी हैव लेसर हिमालय, देन वी हैव लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय क्या है, लेसर हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं। एंड देन वी हैव शिवालिक रेंज, ठीक है, शिवालिक रेंज, क्लियर। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, ये हो गया लेसर हिमालय,
ये हो गया शिवालिक रेंज। क्लियर। अब इसके अलावा ट्रांस हिमालय का जो है 3 पार्ट है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय में 3 रेंज आ रहा है। तो अगर हम लोग इसका चेंज करते हैं, ये क्या हो जा रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं ऐसे भी बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं आप लोग को, तो आप लोग को बेसिकली ध्यान में ये रखना है कि डबल रेंज डबल स्पीड में नहीं भी देखेगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि देखो ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में आपको रेंजेस जब देखोगे तो ये वाला पार्ट है आपका ट्रांस हिमालय का। Then we have greater Himalaya, that is Himadri. Then we have lesser Himalaya, that is Himachal, and then we have Shivalik range. तो इस तरीके से रेंज है, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय में 3 रेंज है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ अगर आप देखते हो तो काराकोरम में नॉर्थ में है, काराकोरम। नेक्स्ट वी हैव लद्दाख एंड देन वी हैव जास्कर, ठीक है। तो अगर इसमें तुम देखोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा, दैट इज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। देखो कहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि ये ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री कहा जाता है, लेसर हिमालय दैट इज हिमाचल बुलाया जाता है, शिवालिक। कंफ्यूजन इसमें होता है, किस तरीके से कंफ्यूजन होगा कि काराकोरम पहले था कि लद्दाख पहले था कि जास्कर पहले था। तो इसको हमेशा याद रखना कि ये KLZ देखो अल्फाबेटिकली ये ऑर्डर में है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा याद रखना कि पहले K आता है, फिर L आता है, फिर आपका Z आता है, KLMNO PQRST UVWXYZ, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन इजिली रिमेंबर। अब ये बोल रहा है कि पटकाई बम, तो ये देख लो यार, नॉर्थ ईस्ट हिमालय थोड़ा सा देख लेना मैप में, ठीक है। तो पटकाई बम जो है वो किसका पार्ट नहीं है, तो आपको ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेट नॉट अ पार्ट। पटकाई बम किससे किससे गुजरता है, तो नागालैंड होगा, अरुणाचल होगा, मणिपुर होगा। देखो अब यहाँ पे कॉमन सेंस तुम अगर तुमको आंसर नहीं पता है तो तुम ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हो। तो अगर नॉर्थ ईस्ट का हम लोग मैप देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मैप देखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मेघालय है, क्लियर, और इधर बच रहा है आपका असम वगैरह, है ना। ये आपका सिक्किम हो गया, ये आपका असम, ये आपका मेघालय हो गया, ये वाला पार्ट हो गया असम, ठीक है। अब इधर में बचा आपका त्रिपुरा हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर आपका नागालैंड हो गया और अरुणाचल हो गया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पटकाई बम। तो देखो यार, अगर पटकाई बम जो है माउंटेन है, तो माउंटेन का एक पार्ट यहाँ पे मिलेगा और माउंटेन का एक पार्ट यहाँ पे मेघालय में मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। मिलेगा तो सिंक्रोनाइज वे में ही मिलेगा। तो देखो मेघालय कहाँ पे है, मेघालय यहाँ पे है, लेकिन नागालैंड, अरुणाचल और मणिपुर, नागालैंड ये मणिपुर हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये अरुणाचल हो गया। तो ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा ना। अगर नहीं भी पता है तो यू कैन इजिली तुम क्लियर मतलब निकाल सकते हो आंसर इस तरीके लॉजिक से, ठीक है। तो बेसिकली सारा क्वेश्चन जो है, आपको सारे क्वेश्चंस का फैक्ट्स नहीं पता, जरूरी नहीं कि पता हो, तो आप डिडक्ट भी कर सकते हो। बहुत सारा ज्योग्राफी में बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर निकल जाएगा, हिस्ट्री में भी हो जाता है, राइट, और गवर्नेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो इसके थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे वहां पे हिल रेंजेस हैं, तो वो देख लीजिएगा। नागा हिल्स कहाँ पे है, गारो खासी जयंतिया। तो मेघालय में अगर आपको ये भी पता है कि मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, तो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव वेस्टर्न घाट। तो अगेन वही सड़ा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही हमने डाला है कि वेस्टर्न घाट को डिफरेंट लोकल नेम से क्या बुलाया जाता है। तो अभी देख लीजिए कि क्या क्या नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो सह्याद्री कहाँ बुलाया जाता है, महाराष्ट्र में, नीलगिरी कर्नाटका में,
तमिलनाडु में, और अन्नामलाई कार्डमम में बुलाया जाता है, जो कि जो कार्डमम हिल्स और अन्नामलाई कहाँ, केरला में बुलाया जाता है। तो ये पिछले बार भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा ये नहीं है। 10 डिग्री चैनल क्या होता है? ये 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या होता है? 10 डिग्री चैनल का मतलब होता है 10 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये 10 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप ये इंडिया देख रहे हो, ठीक है, तो इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है? कहीं से तो स्टार्ट होता होगा। तो ये बोल रहा है कि कहाँ पे, इधर अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है इस साइड है, अंडमान निकोबार इधर है, तो कहीं पे अंडमान होगा इधर, और इधर है निकोबार। तो इस दोनों के बीच का लैटिट्यूड क्या है? तो लैटिट्यूड 10 डिग्री है। तो इसी का नाम रख दिया इन्होंने 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इट सेपरेट द अंडमान निकोबार फ्रॉम द निकोबार, अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये सेपरेट करता है लक्षद्वीप फ्रॉम इंडियन मेनलैंड? नहीं। अगेन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ लैटिट्यूड नहीं होगा, यहाँ लॉन्गिट्यूड होगा अगर पूछेगा भी तो लॉन्गिट्यूड इज नॉट इंपॉर्टेंट। इट कनेक्ट्स द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल? अगेन नहीं। तो वो क्या है? वो जगह है आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल को कौन सा कनेक्ट करता है? कन्याकुमारी। एंड इट लाइज बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका? अगेन गलत, ठीक है। तो अगर 10 डिग्री पता है तो बन जाएगा क्वेश्चन। व्हाट इज द लार्जेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप? तो मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। और अगाटी में एयरपोर्ट है। लक्षद्वीप जो है वो किस चीज से बना हुआ है? आई होप यू नो, इट इज मेड अप ऑफ कोरल्स, है ना। कोरल्स में भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोरल्स होता है जिसको बोलते हैं अटोल्स, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कि अटोल्स क्या होता है, अगर नहीं पता है आप लोगों को तो बेसिकली दे विल नॉट गोइंग टू आस्क। अपार्ट फ्रॉम दैट चारों क्या है वहां के आइलैंड है? अगाटी, कवरत्ती, बंगाराम। कवरत्ती इज अ कैपिटल और लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? प्रेसिडेंट देखता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स को, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। ये याद रखिएगा कि 9 डिग्री चैनल डिवाइड करता है ग्रुप को, मतलब 9 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो डिवाइड करता है ग्रुप को इनटू नॉर्दर्न अमीनी आइलैंड एंड द सदर्न कन्नौर आइलैंड। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा गलत है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे की कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कितने हैं? 7% है वर्ल्ड का, ठीक है। मुझे क्या पता सही है कि गलत है। फॉरेस्ट जहां पे रोजवुड है, महोगनी है, एनी है, एबोनी है, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब सी क्या बोल रहा है कि दीज आर द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है। तो हाँ, इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उसमें भी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस ज्यादा है। और ये बोल रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आर मेनली नोन फॉर द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखो यार, ये अगर मुझे भी नहीं पता, अगर मुझसे बोला जाएगा एग्जाम के क्वेश्चन में कि 7% है कि 8%, आई डोंट नो। देन दूसरा ये बोल रहा है कि रोजवुड, महोगनी, एबोनी, तो ये बोल रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल सकता है। तो क्या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं मिल सकता है ना? तो वहां पे भी मिल सकता है। तो ठीक है, ये भी सही है, दोनों जगह मिल सकता है। फिर बोल रहा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर मोर एक्सटेंसिव। मुझे सिर्फ सी पता है कि हाँ, ये पता है मुझे कि सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है, लेकिन डी क्वेश्चन कैसे पकड़ाएगा? डी स्टेटमेंट देखो, राजस्थान बोल रहा है, तो राजस्थान क्या है यार? डेजर्ट है। तो डेजर्ट में क्या मिलेगा? थॉर्न फॉरेस्ट मिलेगा ना, ठीक है, कैक्टस मिलेगा यहाँ पे, डेसिडियस फॉरेस्ट थोड़ी मिलेगा। तो वहां से कट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा 51 से हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। सो आज हमारा यहीं पे कंप्लीट होगा 50 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूं एक बार। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स।